हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम सिर्फ नंबर्स का पैटर्न देखते हैं ताकि हम आगे के नंबर्स जान सकें या उन नंबर्स का सम जान सकें। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें कि उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स या नंबर्स या नेम कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD 1 2 3 4 ये सब एक सीक्वेंस कहलाए जाएंगे। अब सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये 5 नंबरों का सीक्वेंस है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब सीरीज क्या होता है ये देख लेते हैं। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ये होता है सीरीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमारे 5 टर्म थे 1 2 3 4 5, इनका जो सम था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये सीरीज होगा। अब सीरीज भी या तो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फाइनाइट सीक्वेंस था तो इसके जो टर्म्स होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये एक फाइनाइट सीरीज होंगे। और अगर ये वाला अगर हम सीक्वेंस लेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये इससे जो सीरीज बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। अब देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। वो सीरीज जिसमें कि टर्म्स एक पैटर्न में होते हैं उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जनरली जो टर्म्स होते हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, A1 A2 A3 A4 एक्सेट्रा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो पैटर्न होगा ये किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल इनमें अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर इनका रेशियो सेम रहेगा टर्म्स का तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मिनिमम 3 टर्म होने चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस तरह का प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं 1 और 2, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह का प्रोग्रेशन होगा। अब अगर इसके साथ तीसरा टर्म होता है 3, तो यहाँ पे डिफरेंस दो टर्म के बीच का सेम हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये डिफरेंस हो जाएगा 1, और 3 माइनस 2 इनका डिफरेंस भी हो जाएगा 1। तो ये दोनों सेम होंगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसकी जगह पे अगर 1 और 2 इन दोनों के साथ तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा 4, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा 2, और 4 डिवाइड बाई 2 ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे रेशियो सेम हो जाएगा तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। If the difference between two consecutive terms of a sequence is constant, then they are said to be in arithmetic progression. मतलब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके कि टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 इस तरह से अप टू AN तक टर्म्स हैं हमारे, और उन दो consecutive टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, जो टर्म्स हैं सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल टू फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस। इसी तरह से ए एन हमारा लास्ट टर्म है, ए एन माइनस वन सेकेंड लास्ट टर्म है, यानी कि ये लास्ट टर्म तक सेम रहना चाहिए डिफरेंस। तो हम इसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे A1 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है जैसा हमने देखा है, और AN जो है nth टर्म है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो कि A1 है वो इक्वल टू A है, तो हमने जैसा यहाँ पे देखा कि A2 माइनस A1 ये हो जाएगा इक्वल टू D। तो A2 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 की जगह पे हम A रखेंगे तो A2 हो जाएगा हमारा A प्लस डी। सिमिलरली A3 माइनस A2 ये भी इक्वल टू D रहेगा, तो A3 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू A प्लस 2D। इसी तरह से A4 जो है वो हो जाएगा हमारा A प्लस 3D।
तो ये जो हमारे टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस डी, A+2D, A+3D, और इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के AP हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 हो जाता है तो ये कांस्टेंट AP होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सारे के सारे टर्म्स हमारे सेम रहेंगे। अब यहाँ पे सेकंड, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो जाता है तो ये एक इंक्रीजिंग AP रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो हमारा AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग AP रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हमारे डिक्रीज होंगे। सिमिलरली अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इमेजिनरी नंबर है तो हम उसको इमेजिनरी AP कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला टर्म 0 है, फिर 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा, एटसेट्रा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 1 प्लस आयोटा है। अब देखते हैं कि हमारा एक जनरल RH टर्म क्या होगा AP का। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 वो है इक्वल टू A, और सेकेंड टर्म जो है वो है हमारा इक्वल टू A2 A प्लस डी, थर्ड टर्म जो है वो हमारा A+2D है। तो अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि A+D, इसको हमने लिखा है A+1 इंटू डी, और हमने 1 को लिख दिया है इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A+2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली जो हमारा 2 है यहाँ पे उसको हम लिखेंगे 3 माइनस 1, तो A+2D ये हो जाएगा A+3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म ये हो जाएगा A+4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से जो हमारा RH टर्म है AR, वो हो जाएगा A+R माइनस 1 इंटू डी। इसको इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP प्लस R माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो यहाँ पे R जो है वो एक जनरल पोजीशन है AP में। और एक चीज और हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो अगर AP है, तो उसका हर एक टर्म जो होगा AR वो लीनियरली वेरी करेगा R के साथ। मतलब R की पावर हमेशा 1 रहेगी, R² R³ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जनरल टर्म जो हमारा RH टर्म है वो एंड से कैसा होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AR डैश से यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमारा जो AP है जिसका कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म L है, और अगर हम इस सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक AP ही रहेगा, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म L होगा, कॉमन डिफरेंस -D होगा और लास्ट टर्म A होगा। ये हम देख लेते हैं कैसे होगा। सपोज जो हमारा ओरिजिनल AP है वो था A, A2, A3, इस तरह से AN-2, AN-1 और L। कॉमन डिफरेंस जो था वो था हमारा A2 माइनस A इक्वल टू A3 माइनस A2, इसी तरह से इक्वल टू L माइनस AN-1, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म। यहाँ पे L जो है ये हमारा लास्ट टर्म भी है और nth टर्म भी है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस AP में। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारा इक्वल टू D था यहाँ पे। अब अगर हमने इस AP को रिवर्स कर दिया तो ये जो टर्म है हमारा L ये आ जाएगा सबसे पहले। सिमिलरली जो AN-1 सेकेंड लास्ट टर्म ये यहाँ से हो जाएगा सेकेंड टर्म, AN-2 थर्ड लास्ट टर्म ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से A3 जो थर्ड टर्म था ये हो जाएगा थर्ड लास्ट टर्म, A2 जो था सेकंड टर्म ये हो जाएगा सेकंड लास्ट टर्म, और A ये जो फर्स्ट टर्म था ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। तो AP हमारा रिवर्स हो गया। अब अगर इस AP का हमको कॉमन डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे सेकंड टर्म AN-1 माइनस L, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म AN-1 माइनस L करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू L माइनस AN-1 D था, तो AN-1 माइनस L ये हो जाएगा हमारा माइनस D। इसी तरह से AN-2 माइनस AN-1 ये भी हो जाएगा हमारा माइनस D। तो ये जो हमारा रिवर्स AP है इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस D। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जैसा कि हमने देख लिया कि L है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा माइनस D है। तो यहाँ पे इसका जो जनरल टर्म है उसमें हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में L, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डालेंगे माइनस D। तो ये जो हमारा
जनरल टर्म जो है फ्रॉम एंड ये हमारा आ जाएगा L माइनस R माइनस वन इंटू डी। अब जैसा हमने देखा है कि जो हमारा जनरल टर्म है ए आर फ्रॉम स्टार्टिंग ये है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और जो हमारा जनरल टर्म ए आर डैश फ्रॉम एंड ये है हमारा एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब अगर हम इन दोनों का सम करेंगे यानी कि जनरल टर्म जो आर एथ टर्म है हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग और आर एथ टर्म फ्रॉम एंड, ये आर माइनस वन इंटू डी और माइनस आर माइनस वन इंटू डी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए प्लस एल बस इतना ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब कि सम ऑफ आर एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ये जो हमारा ए आर था और आर एथ टर्म फ्रॉम एंड जो ए आर डैश था ये कांस्टेंट होता है, और ये होता है इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ए प्लस एल। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं इस चीज को। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एपी है जिसके टर्म्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 1 और जो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड ये है हमारा 15 a1 डैश, तो a1 प्लस a1 डैश 1 प्लस 15 ये है हमारा इक्वल टू 16। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है वो है हमारा 3 a2, और जो सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट है a2 डैश ये है हमारा 13, तो 3 प्लस 13 ये भी है इक्वल टू 16। सिमिलरली थर्ड टर्म जो है हमारा a3 5 और थर्ड टर्म फ्रॉम एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये है 11, तो 5 प्लस 11 ये भी है 16। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर हम आर एथ टर्म लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग और आर एथ टर्म फ्रॉम एंड तो उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सपोज कीजिए कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है ए, लास्ट टर्म दिया हुआ है एल, और कॉमन डिफरेंस जो है डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, तो एल ये जो है यही हमारा लास्ट टर्म है जो कि nth टर्म होगा, तो ए एन ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने आर की जगह पे एन डाल दिया इधर इक्वेशन में जो जनरल टर्म था, तो इसका मतलब कि एल हमारा हो गया इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यानी कि एल माइनस ए ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से जो है हमारा डी ये आ जाएगा इक्वल टू एल माइनस ए इंटू एन माइनस वन। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा। इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म, एल लास्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब सपोज करते हैं कि जो हमारे टर्म्स हैं इस एपी के वो हैं ए वन ए टू ए थ्री इस तरह से अप टू ए एन तक हैं, तो हमारा एस एन जो है वो हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस इसी तरह से अप टू ए एन। अब इन टर्म्स को अगर हम रिवर्स में भी लिख दें तो भी ये सेम रहेगा, मतलब हमने ए एन को पहले लिख दिया फिर ए एन माइनस वन फिर ए एन माइनस टू और इसी तरह से ए थ्री ए टू और ए वन यहाँ तक हम गए। अब अगर ये जो दो वैल्यूज हैं एस एन की जो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स एस एन हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा हमारा ए वन प्लस ए एन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू और इसी तरह से ए एन माइनस टू प्लस ए थ्री ए एन माइनस वन प्लस ए टू और ए एन प्लस ए वन। अब जैसा कि हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है और ये लास्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, तो ये ए प्लस एल है जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म है। अगेन ये सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है और ये सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड है, सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ये भी हमारा ए प्लस एल होगा। सिमिलरली ये ए थ्री जो है ये थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है और ए एन माइनस टू ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, ये सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड और ये थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए प्लस एल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री इस तरह से अप टू ए एन तक एन टर्म्स थे
और यहाँ पे भी n टर्म्स थे, तो इसलिए यहाँ पे ये a प्लस एल के n पेयर बन जाएंगे। तो ये जो 2 टाइम्स एस एन है ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल। तो 2SN ये हो गया हमारा n टाइम्स a प्लस एल। तो SN हो जाएगा a प्लस एल इंटू एन बाई टू। अब जो हमारा L है वो है AN, यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो SN ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन बाई टू। तो इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज गिवन है, हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एपी के टर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है ए एन माइनस वन, ये हमें पता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स एस एन है और सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स एस एन माइनस वन है, तो ए एन जो है वो इन जनरल ये हो जाएगा एस एन माइनस वन। ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। सपोज जो हमारे टर्म्स है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इसी तरह से अप टू ए एन। सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे, बस इसमें ए एन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एस एन माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए एन, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए वन से ए वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए टू से ए टू, ए थ्री से ए थ्री, ए माइनस वन से एम एन, सिर्फ ए एन यही टर्म हमारा बचेगा। तो एस एन माइनस वन ये होता है ए एन। अब अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये s जीरो हो जाएगा। s जीरो का मतलब सम ऑफ जीरो टर्म्स, तो ये जीरो रहेगा। तो इस वजह से s1 जो है ये हमारा इक्वल टू a1 होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा ap का। तो अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो होता है एस एन माइनस टू इंटू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। जैसा कि हमको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो होता है ए एन माइनस वन, यानी कि nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म। तो ए एन की जगह पे हमने ये लिख दिया एस एन माइनस वन, और ए एन माइनस वन में हमने ए एन माइनस वन, ये हो गया हमारा एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। तो हमने ये यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन माइनस टू इंटू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी ए एन माइनस वन, ये सिर्फ वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्योंकि n की वैल्यू अगर वन हो जाएगी तो ये ए वन माइनस वन ये हो जाएगा हमारा ए जीरो, और जीरोथ टर्म कुछ नहीं होता है एपी में। सिमिलरली अगर n इक्वल टू हमारा टू है या टू से ज्यादा है तभी ये वैलिड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सीक्वेंस इज एन एपी ओनली इफ द सम ऑफ इट्स n टर्म्स is of the form an square plus bn where a and b are independent of n। मतलब कि जो हमारा एस एन है वो होना चाहिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, तभी ये टर्म, ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। सपोज हमारा एस एन जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो एस एन माइनस वन सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, इसको देखने के लिए हम n की जगह पे n माइनस वन डालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एन माइनस वन स्क्वायर, और बी एन में भी हमने n माइनस वन डाला प्लस बी एन। तो इसको हम n माइनस वन होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन प्लस बी इंटू एन माइनस वन। अब जैसा कि हमने देखा है कि a n जो है वो होता है इक्वल टू एस एन माइनस वन। अब यहाँ पे हम एस एन की वैल्यू डाल देंगे और एस एन माइनस वन की भी वैल्यू डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ए एन जो है वो हो जाएगा a इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। तो हमारा ए एन जो है वो है a इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। तो ए एन माइनस वन ये हो जाएगा a इंटू टू टाइम्स ऑफ एन माइनस वन प्लस बी। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन माइनस वन ये आ जाएगा हमारा टू एन माइनस थ्री प्लस बी। अब अगर
an-n-1 अगर हम देखते हैं, यानी कि nth टर्म माइनस n-1th टर्म, तो ये हमारा 2a आ रहा है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कि जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n/2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a माइनस डी प्लस n इंटू n/2। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे यानी कि n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जो हमारा Sn है ये हो जाएगा इक्वल टू 2a माइनस डी इंटू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि ये भी जो है ये इसी फॉर्म में होगा an स्क्वायर प्लस bn, जहाँ पे a जो है वो होगा हमारा 2a माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a, और यहाँ पे इसमें से 1/2 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू b। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, then whole series is not an AP series, only from second term onwards is an AP। मतलब अगर हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स लिखे हुए हैं इस तरह से an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, तो ये पूरी की पूरी सीरीज AP में नहीं होगी, सिर्फ सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स ही ये AP में होगी। अब इसके लिए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे Sn है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, तो Sn-1 ये हो जाएगा a इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस b इंटू n-1 प्लस c। यहाँ पे हमने n की जगह पे n-1 डाल दिया है। तो अब जो हमारा nth टर्म है वो हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। अब इसमें हम Sn और Sn-1 इनकी वैल्यूज डालेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा a इंटू 2n-1 प्लस b। अब अगेन यहाँ पे an की वैल्यू आई है हमारी ये, तो इसी तरह से हम an-1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगा a इंटू 2n-3 प्लस b। और इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा an माइनस an-1 जो कि आएगा इक्वल टू 2a, और ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी वैलिड है ओनली फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये जो टर्म है हमारा a1 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a0, और 0th टर्म कुछ नहीं है, तो इसलिए a2 माइनस a1 इस टर्म को हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारा a1 जो है वो होता है इक्वल टू s1, ये हमने देखा है कि, तो हम n इक्वल टू 1 डालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा a1। अब अगर हम n इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c, n इक्वल टू 2 डालेंगे। तो s2 जो है वो है हमारा इक्वल टू a1 प्लस a2, और s1 जो है वो है हमारा इक्वल टू a1। तो s2 माइनस s1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a2, तो a2 माइनस a1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू s2 माइनस s1 माइनस s1। यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू डाल दी s2 माइनस s1, और a1 की वैल्यू डाल दी यहाँ से इक्वल टू s1, तो ये हो जाएगा s2 माइनस 2s1। तो यहाँ पे हमने डाला है a2 माइनस a1 इक्वल टू s2 माइनस 2s1, और ये आएगा हमारा इक्वल टू 2a माइनस c। यहाँ पे हम s2 और s1 की वैल्यू डालेंगे, तो जैसा हम देख सकते हैं कि a2 माइनस a1 2a माइनस c है, लेकिन अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे ये 2a है, 2a और 2a माइनस c ये इक्वल नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टर्म से अगर हम देखेंगे तो ये AP नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रही है, तो इस वजह से ये एक AP बन जा रहा है सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, if a fixed term is added or subtracted to each term of an AP, then the resulting sequence will also be an AP with same common difference। Suppose जो हमारा AP है वो है A
कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से हमारा एपी है। अब अगर हर टर्म में हमने के को ऐड कर दिया तो जो हमारा नया सीक्वेंस है वो हो जाएगा ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस टू डी प्लस के, ए प्लस थ्री डी प्लस के, इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखेंगे, ए टू माइनस ए वन, ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, हमने वैल्यूज डाली तो ये यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और के और के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ डी रहेगा। सिमिलरली हम ए थ्री माइनस ए टू देखेंगे तो वो भी डी रहेगा। तो इस वजह से ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, और इसमें के का साइन कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हम के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम टर्म को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये जो हमारा सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, एपी ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ गिवन नॉन जीरो नंबर के, देन द रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी इन एपी। अगेन यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे जो टर्म्स हैं वो हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से है हमारा एक एपी के टर्म्स। अब अगर हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, तो ये जो टर्म है ये हो जाएंगे के इंटू ए प्लस डी, के इंटू ए प्लस टू डी, और इसी तरह से। अब अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखेंगे, ए टू माइनस ए वन, ये हो जाएगा के इंटू ए प्लस डी सेकेंड टर्म माइनस के इंटू ए फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा इक्वल टू के डी, के ए और के ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू है, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की, तो ये भी हो जाएगा इक्वल टू के डी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस सेम रह रहा है टर्म्स के, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो इसलिए जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी एपी होगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो के डी रहेगा। यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास सपोज दो एपीज हैं, ए वन ए टू ए थ्री, और इस तरह से ये एक एपी है, और बी वन बी टू बी थ्री ये एक एपी है, तो अगर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब ए वन को बी वन से ऐड करेंगे, ए टू को बी टू से, ए थ्री को बी थ्री से, मतलब फर्स्ट टर्म्स ऐड करेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सबको ऐड करेंगे, या फिर फर्स्ट टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए वन माइनस बी वन, ए टू माइनस बी टू, ए थ्री माइनस बी थ्री, तो ये भी एक एपी ही रहेगा। ये देख लेते हैं ये कैसे होगा। सपोज करते हैं कि हमारा जो पहला एपी है उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी वन है, और दूसरा एपी उसका कॉमन डिफरेंस डी टू है। अब अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस है ए टू प्लस बी टू माइनस ए वन प्लस बी वन। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू माइनस ए वन प्लस बी टू माइनस बी वन। ए टू माइनस ए वन जो है वो फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस है डी वन, और बी टू माइनस बी वन ये सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस है डी टू। तो इस अब अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखते हैं, मतलब ए थ्री प्लस बी थ्री माइनस ए टू प्लस बी टू, तो ये हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू प्लस बी थ्री माइनस बी टू। ए थ्री माइनस ए टू अगेन हमारा डी वन है, और बी थ्री माइनस बी टू ये अगेन हमारा डी टू है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो डी वन प्लस डी टू है ये सेम रह रहा है अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख रहे हैं तो इस वजह से ये जो रिजल्टिंग हमारा सीक्वेंस है ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री एक्सेट्रा, ये भी हमारा एपी ही रहेगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड हो जाएंगे, डी वन प्लस डी टू ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर हम हमारे इस सीक्वेंस को देखेंगे ए वन माइनस बी वन, ए टू माइनस बी टू, ए थ्री माइनस बी थ्री एक्सेट्रा, तो यहाँ पे दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे डी वन प्लस डी टू था, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू डी वन माइनस डी टू। तो इस वजह से ये जो हमारा सीक्वेंस है ये भी एपी रहेगा, और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा इक्वल टू डी वन माइनस डी टू। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन वो टर्म है जो कि अगर दो टर्म्स के बीच में इंसर्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक एपी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, इनके बीच में अगर हम एक टर्म कैपिटल ए ये इंसर्ट करते हैं
सो दैट ए, कैपिटल ए एंड बी ये एक एपी है। तो जो कैपिटल ए है ये अर्थमेटिक मीन होगा ए और बी का। अब क्योंकि ए, कैपिटल ए और बी ये एक एपी है तो इस वजह से इनका डिफरेंस सेम होगा, कैपिटल ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। तो इस वजह से जो हमारा ए है वो हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने एक अर्थमेटिक मीन डाला है ए और बी के बीच में, उसी तरह से हम बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स डाल सकते हैं। तो सपोज हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म ये हो जाएंगे हमारे इक्वल टू n प्लस 2, n अर्थमेटिक मीन और a और b, तो n प्लस 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। और जो हमारा b है वो हमारा n प्लस 2th टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से देखें a, a1, a2, a3, इसी तरह से an और b, यहाँ पे a1 से लेके an तक जो हमारे सारे टर्म्स हैं वो अर्थमेटिक मीन्स हैं, और a फर्स्ट टर्म है और b जो है हमारा n प्लस 2th टर्म है। क्योंकि ये 1 और ये n प्लस 1 टर्म्स यहाँ पे हो गए, और ये तो इसलिए b जो है वो हमारा n प्लस 2th टर्म होगा। तो हम n प्लस 2th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू इक्वल टू b है। तो जो हमारा d जो कॉमन डिफरेंस होगा इस AP का, जो हमारे n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने के बाद बनेगा, वो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। तो हमारा जो सीक्वेंस है a, a1, a2, a3, a4 अप टू b, ये जो AP है, यहाँ पे जो सारे टर्म्स हमारे a1, a2, a3 इनकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा a1 है वो हमारा सेकेंड टर्म है इस AP का, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। सिमिलरली जो हमारा a2 है वो थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। इन जनरल जो हमारा rth अर्थमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा a प्लस आर डी, जहाँ पे कि d जैसा कि हम देख चुके हैं वो हो जाएगा इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक मीन्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।